वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा नदीम है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस BS 8 सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। मेरा जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मंगोल एम्पायर। ये रफी अबज़ोव की बुक के मैप जिस इस बुक में इन्होंने थ्रू मैप समझाया है सेंट्रल एशिया के बारे में। तो मैप 24 का टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मंगोल एम्पायर। तो मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मंगोल एम्पायर। ये आप यहाँ पे देखिए थ्रू मैप इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें इन्होंने ये सिंबल से इन्होंने बताया हुआ है ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट्स। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रीजनल ट्रेड रूट्स। ये रीजनल ट्रेड रूट्स बताए हुए हैं और ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट्स बताए हुए हैं। ये इन्होंने बताया हुआ है उलूस ऑफ द सुप्रीम खान। ये यहाँ पर सुप्रीम खान की कौम थी। यहाँ पर इस रीजन में इन्होंने बताया हुआ है ये गोल्डन हॉट का रीजन है। फिर यहाँ उन्होंने बताया हुआ है उलूस ऑफ लाकू खान। फिर यहाँ पर ये वाला रीजन उलूस ऑफ चौथाई। ये यहाँ पर चौथाई की हुकूमत थी। फिर अब इस वीडियो को मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स बनाई है। पहली स्लाइड हम देखेंगे वो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स की। ये सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। फिर स्लाइड है कुबलाई खान। इन्होंने जो आखिरी रूलर थे, बेसिकली असल एक ताकतवर लीडर थे जिन्होंने मंगोलों पर हुकूमत करी 1260 से 1294 तक। फिर अगली स्लाइड है फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन की। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स बताए जाएंगे कि क्या क्या वजूहत थी जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुई मंगोल एम्पायर की। तो इसमें इसकी सब हेडिंग्स बहुत सारी हैं, वो देखेंगे आगे। अगली स्लाइड है ब्लैक डेथ की। फिर उसके बाद है स्लाइड लेट 13 एंड अर्ली 14 सेंचुरी एरा। लास्ट स्लाइड रेफरेंस की। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन की स्लाइड में ये बताया है कि इस चैप्टर के अंदर राइटर जो है वो फैक्टर्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने जो मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का सबब बने। इसमें अगर हम देखें तो उसमें बहुत से फैक्टर हैं जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोस्पेलिटिज्म एंड इसके बाद हम आगे देखें तो इन एडिशन सेवरल अदर फैक्टर्स। तो और बहुत से वो फैक्टर्स जो कि मंगोलों की जो आर्मी थी उसकी डिक्लाइन का सबब बने। तो उसमें बेसिकली तीन है कि एक था क्लाइमेट चेंज, सेकेंडली डिजीज, इसके बाद सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की स्लाइड थी, फिर सेकंड थी कुबलाई खान। जैसे कि मैंने बताया ये आखिरी लीडर रहे मंगोलों के जिन्होंने मंगोलों पे हुकूमत करी एज एक ताकतवर लीडर के तौर पर। इसके बाद जितने भी लीडर आए वो सारे अपने सिविल वॉर के अंदर लग गए, वॉर के अंदर मसरूफ हो गए। उन्होंने इंटरनेशनली कोई भी काम नहीं किया। सिविल वॉर में से मुराद ये है कि वो अपने ही बहन भाइयों से, अपने ही भाइयों से, अपने ही खानदान के लोगों से अपनी ही जो उनके जो जितने भी प्रिंसेस थे उन्हीं के आपस में लड़ाई होती रही एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर। लेकिन ये कुबलाई खान है जिन्होंने अपनी जो मंगोल एम्पायर थी उसके लिए काम करा, सबसे लास्ट ईयर रहे। बट ये भी आखिर में उसी चीज का शिकार हो गए थे। इनके बाद से जो आगे के लोग चले जितने भी वो सब अपने आपस में ही सिविल वॉर का शिकार रहे। तो कुबलाई खान को हम देखें जिन्होंने 1260 से 1294 तक करी है। तो ये जो है वो मंगोल डोमेन के सबसे सुप्रीम खान थे। इन्होंने चाइना को फतह किया और बहुत ही कामयाबी से इसकी जो अपनी एम्पायर की जो मिलिट्री के अफेयर्स और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अफेयर्स सब कामयाबी से लेके चले। फिर इनके पास जो है वो इंटरनेशनल एडवाइजर्स का पूरा एक ग्रुप रहता था।
जो उनको जो उनको उस बारे में एडवाइस करता था कि क्या कि किस रीजन में किस रीजन में क्या चल रहा है, उनको ब्रीफ करता रहता था। बट इन्होंने बहुत से इकदाम करे। इन्होंने इन्होंने बहुत से इकदाम करे इन्होंने बहुत से इकदाम करे, बट ये फिर भी जो है वो डिसइंटीग्रेशन को, अपने जो मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन में प्रोसेस था उसको रोक नहीं सके। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन की। इसमें ये बताया गया है कि बहुत से फैक्टर्स हैं मंगोल एम्पायर की जो कि डिसइंटीग्रेशन का सबब बने, जैसे कि lack of communication, lack of transportation, lack of technology और proselytism। lack of communication और lack of transportation और lack of technology। इसके बाद बताया गया है कि एक तो उसका टेक्नोलॉजी की कमी थी, ट्रांसपोर्ट की कमी थी, फिर ख़त व किताबत की कमी थी कि एक अगर खत जाता तो फिर उसका जवाब किस तरह से बाद आता। किसी भी फैसला करने के लिए जब तक कोई किसी भी चीज़ का फैसला लेना है तो फिर उस पर इंतजार करते थे कि जब जवाब आएगा तो फैसला हो। तो वो डिस्टेंस टाइम पीरियड काफ़ी लगता है। तो ये इससे मुराद ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस टेक्नोलॉजी से मुराद यही है कि वसाइल नहीं थे इतने। फिर प्रोसेटिज्म के बारे में मैं आपको आगे इसकी सब हेडिंग्स में बताऊंगा। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो मंगोलों की जो आर्मी थी उसकी जो डिक्लाइन का सबब बना, वो ये बताया गया है कि उसकी मेन चीज़ें ये थी क्लाइमेट चेंज, डिजीज और जो पेंडेमिक आया और सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे आप देखें लिखा हुआ है कि जो उनका जो डिक्री उनकी जो बर्थ रेट था उसमें जो डिक्रीजिंग हुई वो, और जो सेकेंडली जो दूसरा है वो ये है कि अल्कोहलिज्म। ये लोग जो मंगोल जो एलिट तबका था, मंगोलों को जो एलिट क्लास थी वो अल्कोहल का शिकार हो गई थी, अल्कोहलिज्म में लग गई थी, शराब नोशी में लग गई थी। इसकी वजह से जो इनकी मंगोलों की जो आर्मी है वो तबाह हुई इस वजह से। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट 13 एंड मिड 14 सेंचुरी में जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है ये लिटिलाइज एज का शिकार हुआ। इस लिटिलाइज एज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब अगर हम इसको आगे देखें तो हमारे पास आता है इसकी सब हेडिंग्स। तो सबसे पहले सब हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मंगोल एम्पायर। इसकी जो सब हेडिंग है पहले वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसको देखें तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी से जो मुराद है वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मिसाल के तौर पर कि अगर किसी रीजन के अंदर किसी स्टेट या किसी रीजन के अंदर किसी भी आपको कोई फैसला करना होता है, तो जैसे कि वहाँ का जो रूलर है उसको अगर वो एक मेन रूलर है एक रीजन का, उसके अंडर में बहुत से मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग हैं। तो अगर उसको किसी चीज़ का फैसला करना है तो वो इंडिपेंडेंट होता था, तो वो डिपेंडेंट होता था उस बंदे के जिसके जिसके तहत वो रूल कर रहा है, जिसके तहत वो जिस उस रूलर के तहत होता था कि जो कि उस रीजन का रूलर है। तो अब उसको फैसला करने के लिए वो खुद मुख्तार नहीं था, वो डिपेंड करता था उस बंदे पर। जब अब अगर वो लेटर लिख के देगा तो कि ये लेटर है, ये पूरी सूरत हाल लिख के दी किसी केस की, तो उसको जैसे कि आप देखेंगे लिखा हुआ है कि 6 to 15 वीक्स 15 वीक्स लग जाते थे कि मैसेंजर उनका पैगाम लेकर के जाए और फिर समरकंद से कराकरम तक जाए लेकर के। तो जो मेन जो फैक्टर है कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का जो मेन फैक्टर है ये उनकी डिसइंटीग्रेशन का सबब बना। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि सेकंड जो हमें हेडिंग है वो है प्रोसेटिज्म। प्रोसेटिज्म से मुराद है होता है मजहब पसंदी के।
किसी भी मजहब को इख्तियार करना, किसी भी इसका जो बेसिक जो असल में जो माना है वो, इसमें असल जो मीनिंग है इसके वो है कि फोर्सफुली किसी को किसी रिलीजियन में चेंज करवाना। तो यहाँ पे जो इस हेडिंग से मुराद है वो ये है, इससे मुराद यहाँ पे उन्होंने ये लिया है कि जो मंगोल थे वो आहिस्ता आहिस्ता, जो बुद्धिस्ट थे वो लोग, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग निकल करके मुस्लिम 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 स्पिरिचुअलिटी के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मुसलमान होते गए। तो सबसे पहले देखें आप यहाँ पर कि जो बरके खान था, जिन्होंने रूल किया 1257 से लेके 67 तक, 10 ईयर्स, ये ग्रैंड सन थे चंगेज खान के। तो सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर इनके बाद आए बरके खान, नहीं इनके बाद आए बारक खान। बरके खान ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद आए बारक खान, तो जिन्होंने 1266 से लेकर 1271 तक हुकूमत करी। तो इन्होंने भी मुसलमान कबूल किया। फिर उसके बाद गजान खान आए, जिन्होंने 1295 से लेकर के 30 तक हुकूमत करी। फिर इसके बाद आए उज़्बेक खान, जिन्होंने हुकूमत करी 1213 1313 से लेकर 1341 तक। फिर इसके बाद दूसरे भी जो फिर उसके बाद जो दूसरे भी जितने भी मंगोल लीडर्स आए, वो भी मुसलमान होते गए। तो जो मेन जो इनका जो सबब था ना, वो ये बना कि ये मुस्लिम होते गए, तो जो इनसे पहले के जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो ये लोग तो मुसलमान हो गए, मगर जो रीजन के अंदर जो इर्द गिर्द इनके जो लोग थे वो बुद्धिस्ट थे। वो इस रिलीजन में तब्दील नहीं हुए। तो इनके और उनके दरमियान रिवायात का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का फर्क आता गया। तो एक 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 कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया, कि जो एक मन की ये वजह बना इनकी मंगोल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन का। अब हम थर्ड हेडिंग देखें तो ये है अल्कोहलिज्म। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मंगोल आर्मी जो है वो एडिक्ट हो गई थी अल्कोहल की। इनकी जो बेसिकली जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे, और स्पेशली जो इनकी जो एलिट क्लास थी आर्मी की, जो ऊपर के जनरल कर्नल के जो ओहदे होते हैं सबसे ऊपर के, नीचे के सोल्जर्स तो सोल्जर्स हुए ही हुए, ऊपर की जो एलिट क्लास थी वो भी हो गई। और हत्ता के इनके इस टाइम इनके जो प्रिंसेस थे, जो मुख्तलिफ मंगोल एम्पायर के जो एक इनका मेन बंदा होता था, सुप्रीम खान होता था, उसके बाद जो नीचे के जितने भी शहजादे होते थे वो भी हत्ता के इस अल्कोहल का शिकार हो गए, और अल्कोहल से नशा शुरू कर दिया उन्होंने। तो फिर ये भी मेन फैक्टर है मंगोल आर्मी के डिस इंटीग्रेशन का, डिक्लाइन का। फिर जो हमारे पास सब हेडिंग है, इसके अंदर है डिक्रीजिंग बर्थ रेट। बर्थ रेट पे अगर हम देखें तो तो इसमें हमारे पास आता है कि जो इनकी जो मंगोलों की जो फैमिलीज थी, वो इस टाइम पर उनके जगह जगह मिलिट्री कैंपेन्स चलती रहती। बंगाल एम्पायर जो थी इसमें जगह जगह हर वक्त मिलिट्री कैंपेन चलती रहती। कभी कहीं हमला, कभी कहीं हमला। ये लोग जब आए थे सेंट्रल एशिया के अंदर, तो उन्होंने वहाँ का सेंट्रल एशिया का जो भी था पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा बिगाड़ कर रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इस रीजन का। मंगोल सिर्फ सेंट्रल एशिया ही नहीं, जहाँ जहाँ गए, बगदाद तक पहुंच गए थे, लेकिन इन लोग मीन्स के जहाँ जहाँ भी गए इन्होंने वहाँ का बेड़ा गर्क किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो अब इन लोगों की हर वक्त जो है ना कोई ना कोई मिलिट्री कैंपेन चलती रहती, जिसकी वजह से जो इनके घर के जो मेल जो मर्द हजरात हैं इनके घर के, वो सालों सालों घर से दूर रहते हैं। वो सालों सालों घर से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बर्थ रेट था वो गिरता गया। और फैमिली सिस्टम जो एक बनना चाहिए था, जो कि बर्थ रेट में इंक्रीजिंग का सबब बनता, वो ना हो सका। तो ये जो इनका जो बर्थ रेट की जो डिक्रीजिंग बर्थ रेट है, ये मेन फैक्टर है इनका डिसइंटीग्रेशन का, मंगोल एम्पायर का।
फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है लिटिल आइस एज की। तो लिटिल आइस एज के अंदर हम देखें तो बिटवीन द लेट थर्टीन एंड मिड 14 सेंचुरी, जो 13वीं सदी के आखिर में और 14वीं सदी के का जो मिड का टाइम था, जब दरमियानी टाइम जो था, तो ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, इसमें लिटिल आइस एज का एरा आया। लिटिल आइस एज से मुराद ये कि वहाँ पर इंतहाई दर्जे की सर्दी पड़ी, एक्सट्रीम लेवल की सर्दी पड़ी, जो कि वहाँ के जो जानवर वगैरह थे, वो उनके लिए उनकी उनकी बर्दाश्त से बाहर था। जो एक एक कोई भी जानवर होता है, वो जिस रीजन में रहता होता है, उसको उसी के मौसम की, उसी के वेदर की आदत होती है। तो अगर उससे हट करके कुछ होगा, उसी का हाई लेवल का होगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त के जो जानवर वगैरह हैं, तो वो उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। तो वो का जानवर वगैरह मरे, बहुत बड़ी तादाद में मरे। तो फिर इसके बाद जो मंगोल हॉर्सेस है, जो मंगोलों के जो घोड़े थे, ये सबसे पहले तो जंग में काम आते थे, लड़ने के लिए। उसके अलावा जो मंगोलों का जो बेसिक जो सोर्स ऑफ फूड है, जो ये खाना खाते थे, ये घोड़ों का गोश्त खाया करते थे। तो घोड़ों का गोश्त खाते थे, और इसी से ये ट्रांसपोर्ट पे भी काम आता था, और ट्रेड पे भी काम आता था घोड़े। तो ये घोड़े जो है वो उस वक्त उनकी मेन सबसे जो है ना, सबसे खास इनका वो था जानवर, जो कि इस सर्दी के नतीजे में सबसे बड़ी तादाद में मरे। तो ये भी अब, जब घोड़े इसे तो नहीं ना ये खा सकते, इनके खाने का मसला हुआ, ना ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना ये जंगों में लड़ सकते हैं, ना ये ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इनका एक बेसिकली एक और मेजर फैक्टर है, जो कि डिसइंटीग्रेशन का बायस बना मंगोल एम्पायर का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है ब्लैक डेथ की। अच्छा, ब्लैक डेथ में अगर हम देखें, तो ब्लैक डेथ बेसिकली एक एक आप उसको टाउन की बीमारी जैसे समझते हैं। ये असल में जो बीमारी है, वो चूहों से फैली थी इंसान के अंदर। ये एक दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से होती थी। अच्छा, अगर हम इसमें देखें, जो राइटर लिखते हैं कि जो ये पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक के नतीजे में तकरीबन आधी जो यूरोप की पॉपुलेशन थी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप की आधी पॉपुलेशन, यूरोप की जो फर्स्ट हाफ में जो यूरोप की आधी पॉपुलेशन थी, वो खत्म हो गई, मर गई इस पेंडेमिक के नतीजे में। इसमें इस वाले जो पेंडेमिक था, इसने यूरेशियन स्टेप को भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर करा। फिर यहाँ पे देखिए हम तो ये लिखते हैं कि सम स्कॉलर्स बिलीव दैट ब्लैक डेथ। जी, तो ब्लैक डेथ को अगर हम देखें, तो ये जो अगर हम इसको पढ़ें, तो हमें पढ़ के पता चलता है कि जो ब्लैक डेथ का जो पेंडेमिक था, ये बेसिकली शुरू हुआ था चाइना और सेंट्रल एशिया से, बेसिकली सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ था ये। और फिर यहाँ से होते होते ये मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक चला गया। और इसका जो जाने का सबब तो ये मंगोल ही थे, कि ये इस पेंडेमिक से, जो मंगोल है, ये इस पेंडेमिक से मुतासर हो चुके थे। तो जब ये लोग मिडिल ईस्ट सफर किया, इन्होंने यूरोप सफर किया, तो ये लोग बाइस बने इस पेंडेमिक को फैलाने के। इनके फैलाने के बाद, जब इन्होंने फैला दिया मंगोल्स ने, तो फिर यूरोप पहुंचे, और यूरोप पहुंच के तकरीबन यूरोप की आधी पॉपुलेशन इस पेंडेमिक के इस पेंडेमिक के नतीजे में मर गई। अच्छा, अगर इसको हम देखें, तो ये बताते हैं कि जो ब्लैक डेथ है, ये ब्लैक डेथ का पेंडेमिक है, ये डिजीज है।
रिसेंटली एशिया से शुरू हुई और यूरोप पहुंच गई। और यहाँ पे हमने बताया था कि फर्स्ट हाफ में तकरीबन आधी पॉपुलेशन मर मर गई। नीचे ये बता रहे हैं कि जब ये यूरोप पहुंच गया तो फिर वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ यूरोप डाइड ड्यू टू दिस पेंडेमिक। टोटल मिलाकर ये बता रहे हैं कि तकरीबन वन थर्ड पॉपुलेशन यूरोप की जो है वो इस पेंडेमिक के नतीजे में मर गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से मंगोल रूलर्स, जिसमें बहुत से बड़े नाम मंगोल रूलर्स शामिल हैं। फिर उसके अलावा जो एलिट क्लास थी मंगोलों की, जिसमें सबसे ऊपर के जो जो बड़े बड़े ताजिर थे, बड़े बड़े जो मिलिट्री के अंदर जो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, वो लोग, और जो इनके प्रिंसेस थे, हत्या कि वो भी मरे इसके अंदर। और एक 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 रूलर के बारे में तो आता है कि वो रूलर खुद और एक रूलर खुद और उनके तमाम बेटे इसके अंदर उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया। और मंगोल्स का उस टाइम पर मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में उस टाइम का जो इस एरा में जो मंगोलों का जो अपना जो मेन रूलर था, उनका जो कमांडर, उनका जो मेन रूलर था, वो सब मिडिल ईस्ट में होता था। मिडिल ईस्ट में था उस वक्त, जब ये लोग यहाँ से निकल के मुख्तलिफ जगहों पे फैले और इसको फैलाने का सबब बने ब्लैक डेथ को। तो मिडिल ईस्ट पहुंचे तो उनका जो मेन रूलर था वो अपने 6 बेटों के साथ मर गया। 6 बेटे और वो रूलर खुद इस ब्लैक डेथ के नतीजे में मरे। कहा जाता है कि सिल्क रोड जो है वो सिल्क रोड जो है वो मेन मेन सबब बना। सिल्क रोड के सारे सिल्क रोड वाले रूट के तहत, इस रूट से गुजरते हुए ये रूट जो है ना मेन सबब बना इस डिजीज को फैलाने का। हमारे पास अगर हम देखें तो के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आती है लेट 13 एंड अर्ली 14th सेंचुरी एरा। 13th सेंचुरी का आखिर और 14th सेंचुरी के शुरू का जो दौर था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जी, तो इसके अंदर हम बात करें तो जो मंगोल रूलर्स थे वो इस टाइम जो है वो इंगेज रहे। वो इस टाइम जो है वो अरेंज रहे। वो इस टाइम जो है मसरूफ रहे, इंगेज रहे आपस की सिविल वॉर के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपस में अपने खानदान के अंदर इनकी जंग चलती रही। कोई किसी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा था, कोई इसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा था। तो सब एक दूसरे के अंदर ही लगे रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कुबलाई खान, जिन्होंने ने जिन्होंने मंगोल सल्तनत को काफी ऊपर लेकर गए, वो भी अ, जो चंगेज खान की जो फैमिली है, वो भी जो है वो उनके जो सिंगल खान की फैमिली के मेंबर थे, वो भी आखिरकार जो है वो इनको उन्होंने भी इनकी जो हुकूमत थी उसको तस्लीम नहीं करा, एक्नॉलेज नहीं करा। तो फिर बल्कि सिर्फ न कि उनकी फैमिली के मेंबर बल्कि उनके अपने यंगर ब्रदर आरिक बोका आरिक आरिक बोका ने भी इनकी जो हुकूमत थी उसको तस्लीम नहीं करा। तो फिर ये भी अपनी जो है वो खानदानी जो अपनी खानदान की जो सिविल वॉर, इसको हम कह सकते हैं कि खानदानी जो इनके मामला थे, खानदानी लड़ाइयों के अंदर ये भी उसके अंदर मसरूफ हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक कुबलाई खान के आखिर रूलर रहे जिन्होंने बेसिकली असल में मंगोल सल्तनत के लिए काम करा। उसके बाद ये सारे जैसे कि आप देख रहे हैं आगे जितने भी आए, ये सारे ही अपनी जो आपस की खानदानी लड़ाई है उसी के अंदर, दुश्मनियों के अंदर लग रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो केदू खान, जिन्होंने 1230 से लेकर 1301 तक हुकूमत करी। फिर ये भी चंगेज खान के ग्रैंडसन थे। फिर इसके साथ हम देखें तो दुआ खान, जिन्होंने 1282 से 1307 तक हुकूमत करी। फिर ये देखे हम तो उलूस ऑफ चोगताई के जो रूलर थे, इन्होंने भी अपना जो बेसिकली जो अपनी जिंदगी का जो काफी टाइम है वो अपना इन्हीं के इसी इसी काम में सर्व किया, कि जो इनके जो दूसरे जो मुख्तलिफ रीजन जो दूसरी जैसे कि उलूस ऑफ चुगताई थी, फिर उलूस ऑफ सुप्रीम खान थी। फिर इसी तरीके से जो दूसरी जो इनके रीजन, जो दूसरे रीजन थे, जो मंगोल, जो सबसे पहले इनका जो लीडर था उसके मरने के बाद उसने अपने बेटों में जो तस्वीर तकसीम करी थी, तो वो चारों जगहों पर, चारों रीजन्स में इनकी हुकूमत चलेगी। तो ये भी जो बंदे थे दुआ खान, ये भी उसी तरह पुराने लीडर्स की तरह, केदू खान की तरह ये उसी में लगे रहे कि किसी तरीके से जो अगले जो सामने वाले जो भी उस रीजन का जो बंदा है उसको किस तरीके से हरा दें। ये भी उसी के अंदर लगे रहे। फिर यहाँ पे हम देखें तो 1285 में ही बताते हैं कि जो दुआ खान के जो ट्रूप्स थे वो, उन्होंने जो है वो शिकस्त दी जो उस वाली आर्मी, उस आर्मी को जो कि कुबलाई खान की लॉयल थी। और फिर इसके बाद ये बताते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने शुरू करी, कंपेन शुरू करी ईस्टर्न तुर्किस्तान में 3 साल तक वो कंपेन जारी रखी। फिर उसके बाद 1290 में कि कि दुआ खान ने अपनी मुसलसल अपनी जो कंपेन थी वो जारी रखी अपने नेबर्स के खिलाफ और मुख्तलिफ कबीलों के खिलाफ आसान में। फिर उसके बाद बताते हैं कि मावरो नहर में, फिर उसके बाद ईस्टर्न तुर्किस्तान में मुसलसल ये अपने इसी में लगे रहे। फिर इन्हीं दुआ खान के बारे में बताते हैं कि इन्होंने जो, फिर इसी में बताते हैं कि इन्होंने जो चंगेज खान के जो दूसरे वो थे, जितने भी उन्होंने अपने हुकूमत, जिन्होंने अपने अ, बच्चों के दरमियान जो उन्होंने अपने जो पार्टीशन करा था, जो उन्होंने जगहें दी थी, जो जो रीजन्स दिए थे, ये उनके, ये उन सब, ये सब आपस में चारों रीजन्स के जितने भी जिसके पास हुकूमत थी वो आपस में लड़ाई करते रहे। ये पहले बताते हैं 1300 से लेकर 1304 तक का टाइम, फिर 1305 से लेकर 1306 तक मंगोलिया में इन लोगों के आपस में झड़पें चलती रही, खानदानी लड़ाइयाँ चलती रही। फिर ये बताते हैं कि 1307 में इनका जो दुआ खान था, इनका इंतकाल हुआ। मकसद ये है कि ये हमारे पास स्लाइड थी लेट 13 और अर्ली 14th सेंचुरी की, मतलब 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी का स्टार्ट। तो इसमें उन्होंने यही बेसिकली बताया है कि जो आखिर के जो लीडर्स थे बशमूल, मतलब शामिल करके इनको, कुबलाई खान को शामिल करके भी, कुबलाई खान ने बेसिकली काम तो करा। कुबलाई खान को अगर हम देखें तो कुबलाई खान ने काम तो करा है अपनी मंगोल एम्पायर के लिए, मगर आखिरकार वो भी अपनी इसी खानदानी लड़ाइयों का सबब, खानदानी खानदानी लड़ाइयों के अंदर मसरूफ हो गए। क्योंकि उन्होंने जो चंगेज खान की जो अपनी जो फैमिली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करा था और फिर इनकी यंगर ब्रदर ने नहीं करा था। उसके बाद केदू खान का बताते हैं, केदू खान इसी में लगे रहे, लड़ाइयों के अंदर लगे रहे। फिर इसके बाद दुआ खान का बताते हैं कि ये दुआ खान लड़ते रहे और उन्होंने कुबलाई के आर्म, जो आर्मी जो लॉयल थी उसको शिकस्त दी। मतलब ये भी खानदानी चपकलिशों के अंदर लगे रहे, खानदानी लड़ाइयों के अंदर लगे रहे, जिसकी वजह से ये भी बेसिकली एक जो पूरा एरा है ये इस इनकी जो मंगोल एम्पायर की जो डिसइंटीग्रेशन है उसका सबब बना है।
के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है वो है रेफरेंस की, जिसमें सोर्स बताया गया है कि जो जितनी भी स्लाइड्स है इसका जो मटेरियल है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये बुक का नेम है, जिसके राइटर है रफी अब्जोफ। ये इनकी तस्वीर है। फिर इसके बाद ये बुक का कवर फोटो है कि आप जहाँ से आप ये देख सकते हैं, बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें थ्रू मैप पूरे सेंट्रल एशिया की जो हिस्ट्री है उसको बताया गया है कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर किस तरीके से ख़त्म हुआ, फिर पूरा आगे मंगोल एम्पायर ख़त्म होगी, उसके बाद पूरा रशियन एम्पायर, फिर जार, फिर उनकी फिर रूस की डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन, सब कुछ इसमें सेंट्रल एशिया के से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। बहुत अच्छे से मैप थ्रू मैप समझाया गया है कि किस तरीके से उसमें कहीं पर ट्रेड रूट्स बताते हैं, कहीं पर नेशंस बताते हैं, कहीं पर हुकूमतें बताते हैं, कहीं पर टाइम पीरियड बताते हैं, कहीं पर पॉलिटिकल मैप बताते हैं उसका सेंट्रल एशिया क्या था। कहीं कहीं पे ये बताते हैं कि फिर जब उसका जो रियासी निज़ाम आते हैं वो कैसे चलते थे, प्रोविंस का क्या हिसाब था, कितने प्रोविंस थे, क्या सीन था, सब कुछ उसके अंदर अपनी बुक के अंदर बताते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आज की। तो आप लोगों का शुक्रिया वीडियो को देखने का, और पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि और बेल आइकन भी बटन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस जब भी आए तो आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन में पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।